हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की बुक मल्हार का पहला चैप्टर स्वदेश। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले हमने आपको इस पाठ का सारांश करवा दिया था, तो आपको बहुत आसानी होगी इसके प्रश्नोत्तर समझने में। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर क्या हैं और उनके आंसर क्या होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो ये है मेरी समझ से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सम्मुख उपयुक्त जो उत्तर है उसके सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तो एक ही प्रश्न के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। उसके आगे आपको स्टार बनाना है, तारा बनाना है। पहला है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? तो इसमें सामाजिकता से तात्पर्य है, संवेदनहीनता से, कठोरता से, नैतिकता से। तो वह हृदय नहीं है पत्थर है, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो हृदय के पत्थर होने से मतलब है संवेदनहीन। तो ऐसा मनुष्य संवेदनहीन है, उसमें कोई संवेदना नहीं है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्यार ना हो। तो आंसर होगा संवेदनहीनता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? तो इस कविता का मुख्य भाव क्या है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता। तो पूरी कविता जो है स्वदेश प्रेम पर टिकी हुई है, तो इसका आंसर होगा देश के प्रति प्रेम। अगला है, हम में जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए या देश के सभी प्राणियों के लिए? तो ये जो हम है इसके राजा रानी, जिसके राजा रानी किसके लिए आया है? देश के समस्त नागरिकों के लिए। देश के समस्त नागरिक इस देश के कौन है? राजा रानी के समान है। तो आंसर होगा देश के समस्त नागरिकों के लिए, और दूसरे का आंसर होगा देश के प्रति प्रेम। आपका अगला और चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह की कमी है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो आंसर होगा देश प्रेम। जैसा कि कविता है पूरी देश प्रेम पर टिकी हुई है, तो आंसर होगा जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है वो हृदय कैसा है? पत्थर के समान है। तो आंसर है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। फिर इसमें आगे कहा गया है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो सकता है सबने अलग अलग उत्तर चुने हो, आपने कुछ चुना हो, आपके साथियों ने कुछ कोई और उत्तर चुना हो। तो अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको ये बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, आपके अनुसार ये उत्तर ही क्यों सही है। तो आंसर होगा हाँ, हो सकता है कि मेरे समूह के कुछ साथियों ने इन प्रश्नों के अलग उत्तर दिए हों, क्योंकि हर कोई कविता को अपने अनुभव और समझ के अनुसार समझता है। सबकी अपनी अपनी समझ होती है, तो हो सकता है किसी ने कुछ और उत्तर दिया हो, लेकिन मैंने जो उत्तर दिया है उसका स्पष्ट कारण क्या है वो यहाँ पे हमने बताया है। जैसे पहले प्रश्न में हृदय के पत्थर होने का मतलब संवेदनहीनता से है, हमने आंसर दिया है संवेदनहीनता, क्योंकि कभी ऐसे व्यक्ति को भावना शून्य बता रहा है जिसमें देश का प्रेम नहीं है। तो ये आंसर मेरी तरफ से सही होगा संवेदनहीनता से। दूसरे प्रश्न में कविता का मुख्य भाव देश के प्रति प्रेम है, क्योंकि पूरी कविता में कभी यही संदेश दे रहा है कि किसी के दिल में स्वदेश के लिए प्रेम नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो दूसरा आंसर भी मेरे लिए यही सही होगा, देश के प्रति प्रेम। तीसरे प्रश्न में हम शब्द देश के नागरिकों के लिए आया है, क्योंकि कभी यह दिखा रहा है कि हम सब भारत में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में पोषित हुए हैं। और चौथे प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कि स्वदेश का प्यार नहीं है, वही हृदय कैसा है? पत्थर है, इसलिए मैंने वही उत्तर चुना। तो चौथे प्रश्न में स्पष्ट ये कहा गया है कि जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है वो हृदय कैसा है? पत्थर के समान है, इसलिए मैंने वही उत्तर चुना। तो मेरे अनुसार जो मैंने उत्तर चुने हैं वो सही हैं। तो इन उत्तरों का चयन करते समय मैंने कविता की भावनाओं, पंक्तियों और कवि के संदेश को ध्यान में रखकर सोच समझकर निर्णय लिया है। तो मेरे अनुसार जो मैंने उत्तर दिए हैं वो सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। तो कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों का भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिया गया है। तो पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। जैसे पहला है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं।
दूसरा है जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। फिर है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। फिर है सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। स्तंभ 2 में दिए गए हैं, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। फिर है जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर है जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका आंसर होगा ये। फिर है जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल है। तो जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका आंसर होगा ये। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, मतलब जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा देश प्रभावित है। फिर है सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसका दूसरा आंसर होगा। हम देखते हैं डिटेल में इसके आंसर। तो आंसर क्या होगा, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। मतलब जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर है जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। मतलब क्या हुआ, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। फिर तीसरा है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो इसका होगा आंसर जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा जो पूरा विश्व है वो प्रभावित है। फिर है सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो पहले का होगा तीसरा, दूसरे का होगा चौथा, तीसरे का होगा पहला, चौथे का होगा दूसरा आंसर। फिर है अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। तो कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। वैसे हमने इसका अर्थ समझा दिया है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्ति है, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप चलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो क्या मतलब हुआ, इस पंक्तियों का अर्थ यही समझ में आता है कि जीवन कैसा है, नश्वर है, नाशवान है। एक ना एक दिन तो सबको मरना है, सबकी मृत्यु आनी है। हम जब जीवन की ये सच्चाई तय है कि एक दिन सबको मरना है, तो हमें अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य जैसे देश की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे परवाना जो होता है, पतंगा जो होता है, दीपक की लौ में जलकर खुद को समर्पित कर देता है, वैसे ही हमें भी अपने देश के लिए बलिदान देने से नहीं डरना चाहिए। है काल दीप चलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो जैसे परवाने होते हैं दीपक की लौ में जल जाते हैं, उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, वैसे ही अपने देश के लिए हमें बलिदान देने से डरना नहीं चाहिए। अगली पंक्ति है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारे पास ताकत, साधन और साहस सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास, बस आवश्यकता किस बात की है, देश के लिए प्रेम। अगर हमारे अंदर देश प्रेम होगा तभी हम कुछ देश के लिए करेंगे। कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति इन सब के बावजूद भी अपने देश के लिए कुछ नहीं करता तो वह हृदय नहीं पत्थर है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है। हमारे पास सारे सुख सुविधाएं हैं, सारे साधन हैं, अगर हमारे अंदर देश के लिए प्रेम है ही नहीं तो हमारा हृदय कैसा है, पत्थर के समान है। अगली पंक्तियां हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका क्या मतलब है, इन पंक्तियों में बताया गया है कि हृदय का मूल तभी है जब उसमें भावनाएं होती हैं, संवेदना हो। जिस हृदय में ना देश के लिए प्रेम है, ना कोई कोमल भावना है, वह हृदय नहीं पत्थर है। तो जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, जिसमें अपने देश के लिए रसधार नहीं बहती, मतलब जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, और जो देश के लिए जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, वो कैसा है, हृदय पत्थर के समान है। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि हृदय का मूल्य तभी है जब उसमें भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं हो। जिस हृदय में ना देश के लिए प्रेम है, ना कोई कोमल भावना है, वह हृदय नहीं पत्थर है। फिर आपको अगला प्रश्न है, सोच विचार के लिए।
कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? आंसर होगा, इस पंक्ति में कवि ने भारत के सभी नागरिकों को राजा रानी कहा है। इसका मतलब क्या है कि यह देश हम सभी का है, हम इसकी संतान हैं और इस मिट्टी में पैदा होकर इसका अन्न पानी खाकर पले बड़े हैं। इस देश की स्वतंत्रता और गरिमा में हम सब समान भागीदार हैं, इसलिए हम इसके राजा रानी कहलाने योग्य हैं। तो हम अपने देश के कौन है? राजा रानी के समान हैं। तो अगर हम राजा रानी अपने देश के, तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, जैसा कि राजा रानी करते हैं। तो एक राजा रानी के समान इस देश ने हमें वो सब कुछ दिया है जो राजा रानियों को मिलना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य भी क्या बनता है कि हम इस देश की रक्षा करें एक राजा के समान। तो इस पंक्ति में कवि ने भारत के सभी नागरिकों को राजा रानी कहा है। अगला प्रश्न है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? आंसर होगा, संसार संग का अर्थ है दुनिया के साथ चलना, समय बदलाव, विचारों और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना। जो व्यक्ति इस प्रवाह में शामिल नहीं होता, लोगों के साथ नहीं चलता, उसके विचार चेंज नहीं होते, जो समय के साथ नहीं चलता, नहीं बदलता, वह दुनिया से कट जाता है। तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वह पीछे छूट जाता है, फिर उसका जीवन दूसरों के लिए भी उपयोगी नहीं रह जाता। अगला है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, जो व्यक्ति देश के दुख दर्द को देखकर दुखी नहीं होता, जिसकी संवेदना देश के लिए नहीं जागती, वह धरती पर बोझ के समान है, भूखा भार नहीं। क्या वो भूखा भार नहीं है? मतलब क्या वो पृथ्वी पर बोझ के समान नहीं है, जिसको देश से लगाव नहीं है, जो देश के दुख दर्द को देखकर दुखी नहीं होता, जिसकी संवेदनाएं नहीं जागती देश के लिए, तो वो धरती पर बोझ के समान है। अगला है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? तो देश प्रेम का मतलब है अपने देश के लिए अपनेपन का भाव, गर्व, कर्तव्य और बलिदान की भावना। देश प्रेमी व्यक्ति न केवल अपने देश की मिट्टी, भाषा, संस्कृति और लोगों से प्रेम करता है, बल्कि जब आवश्यकता होती है तो अपने हितों से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पण करने को भी तैयार रहता है। उस समय उसको अपनी आवश्यकताएं नहीं दिखाई देती, अपने सुख जो है वो नहीं दिखाई देते, बल्कि देश में जो विपत्ति आई है वो दिखाई देती है। तो देश की प्रगति, सुरक्षा, एकता के लिए योगदान देना ही क्या है? सच्चा प्रेम है, सच्चा देश प्रेम है। फिर है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य क्या विशेषताएं हैं, ढूंढिए और लिखिए। तो यह रचना देशभक्ति से युक्त है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें कविता के माध्यम से पाठकों के हृदय में देश के प्रति भाव को जगाने का प्रयास किया गया है, देश प्रेम को जगाने का प्रयास किया गया है। इसमें सरल भाषा और प्रभावशाली शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है, समझ में आ जाती है। इसमें देश की महिमा का गुणगान करते हुए व्यक्ति को जागरूक और प्रेरित किया गया है, व्यक्ति को जागरूक किया गया है कि हमें देश से प्रेम करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। तो यह कविता हृदय में जोश और आत्मबल भरती है, जो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देती है। तो ये कविता पढ़ने के बाद हमारे मन में, हमारे हृदय में जोश उत्पन्न होता है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है। आपका अगला प्रश्न है, अपने अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। तो अपने अनुमान और कल्पना से अपने समूह में चर्चा कीजिए कि ये जो वाक्य है वो किसके लिए कहा गया है। तो जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई होगी। तो यहाँ खजाने से आशय केवल सोना चांदी या धन दौलत से नहीं है, बल्कि देश की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत, भाषा, इतिहास और मानवता के मूल्यों की ओर संकेत है। तो यहाँ खजाना सोना चांदी नहीं है, बल्कि देश की प्राकृतिक संपदा है, सांस्कृतिक विरासत है, हमें कितना कुछ मिला है, भाषा, इतिहास और मानवता के मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। फिर है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े
किसके लिए और क्यों कहा गया है। तो उगे बड़े शब्द जो कहा गया है वो नागरिकों मतलब हम सभी के लिए कहा गया है। ये पंक्ति ये बताती है कि हम सभी अपने देश की मिट्टी में पले बड़े हैं। ये मिट्टी हमारी पहचान है, पालन पोषण और संस्कृति की प्रतीक है, इसलिए उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा। आंसर होगा यह पंक्ति उस व्यक्ति के लिए कही गई है जिसमें देश के प्रति प्रेम और भावना की नहीं है, मतलब जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है, देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसके लिए ये लाइन कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि अगर किसी के दिल में देश के लिए स्नेह, त्याग और कृतज्ञता नहीं है तो वह हृदय नहीं है बल्कि पत्थर के समान है जिसमें कोई संवेदना नहीं होती। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। संकेत जैसे कि पत्थर है, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। तो पत्थर की बातें क्या है, मैं कभी नदी की गहराइयों में था जहाँ जल की धारा मुझे घिसती, बदलती और बहा ले जाती थी। मैंने पर्वतों के नीचे दबाव सहा, मंदिरों में देवता बना, रास्तों में ठोकरें खाई, मैंने बहुत कुछ सहा है पर कभी शिकायत नहीं की। मेरी बातें क्या है, पत्थर तुम तो सहनशीलता, स्थिरता और धैर्य के प्रतीक हो, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय पत्थर ना बने, उसमें भावनाएं, संवेदनाएं और देश प्रेम बना रहे। तो ये पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उससे क्या कहेंगे, ये इसमें बताया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है, मतलब हमें देश में जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। तो देश प्रेम की भावना केवल देश की सुरक्षा से नहीं है कि देश की सुरक्षा की हमने, बल्कि इसमें जो चीज़ें हैं जैसे किले हैं और भी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ हमें उनका संरक्षण भी करना चाहिए, मतलब उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, समय समय पर उनको ठीक करवाते रहना चाहिए। तो आंसर होगा कि देश प्रेम का मतलब यह भी है कि हम अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों, भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करें। कुछ प्रमुख चीज़ें जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है वो हैं जल स्रोत, क्योंकि जल ही जीवन है, जल बचाना अनिवार्य है। दूसरा है वन और वन्य जीवन, तो पर्यावरण संतुलन के लिए ये आवश्यक है, वन को बचाना चाहिए, वन्य जीव हैं उनको भी बचाना चाहिए। प्राचीन इमारतें और धरोहर हैं, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इनको हमें बचाना चाहिए। भाषा और लोक कला हमारी आत्मा और संस्कृति का स्वरूप है। देश की एकता और सामाजिक सद्भावना तो देश की बुनियाद है, इनका संरक्षण करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। देश की एकता बनाए रखनी चाहिए, सामाजिक सद्भावना का विकास करना चाहिए। तो जल स्रोत हैं, वन और वन्य जीवन है, प्राचीन इमारतें हैं, धरोहर हैं, भाषा और लोक कला है, देश की एकता और सामाजिक सद्भावना। अगला प्रश्न है, कविता की रचना। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया, जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। तो इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। जैसे कि अंतिम शब्द है दाना पानी राजा रानी, तो इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है, दाना पानी राजा रानी। तो इस विशेषता को क्या कहते हैं, तुक मिलाना कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है। तो जैसे कविता में क्या है, दाना पानी राजा रानी, तो इससे क्या आपको लगता है कविता की क्या विशेषता है इसमें दिखाई देती है। तो शब्दों के तुक मिलाने से कविता क्या होता है, संगीतमय बन जाती है। जैसे जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया, जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। तो कविता जो होती है सुनने में अच्छी लगती है, संगीतमय बन जाती है। तो जब कविता में दाना पानी और राजा रानी जैसे तुक मिलते हैं तो वह सुनने में मधुर लगती है और पढ़ने वाले के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। तुकबंदी कविता को स्मरणीय और लयबद्ध बनाती है, जल्दी याद हो जाती है और लयबद्ध हो जाती है, तो जिससे उसका संदेश आसानी से समझा जा सकता है और याद भी रहता है। इससे कविता में उत्साह और जुड़ाव भी बढ़ता है। फिर है अगला प्रश्न, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। उत्तर होगा, इस कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए कई काव्यात्मक प्रयोग किए गए हैं, जैसे प्रेरणादायक कविता।
तो कविता पाठकों को देश प्रेम के लिए जागरूक और प्रेरित करती है। प्रेरणादायक कविता है ये, प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। भाषा इसकी कैसी है? सरल है और जन भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कविता में आसान और बोलचाल की भाषा है, जिससे कविता सभी को आसानी से समझ में आ जाती है। भावनात्मक कविता में देशभक्ति, कर्तव्य और संवेदना के भाव गहराई से व्यक्त किए गए हैं। तो इस कविता में बताया गया है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। प्रतीक और उपमाएं, तो पत्थर जैसे शब्दों का प्रतीकात्मक प्रयोग हृदयहीनता को बताता है। तो यह इसमें क्या कहा गया है? हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देश का प्यार नहीं, जिसमें देश का प्यार नहीं है, जिसमें देश प्रेम नहीं है, वो कैसा है? हृदय पत्थर के समान है। तो पत्थर को प्रतीक के रूप में लिया गया है, जैसे कि हमारा हृदय कैसा है? पत्थर के समान है, अगर हमारे हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है। तो प्रतीक और उपमाएं जो कविता है उसको प्रभावशाली बनाती हैं। तो प्रेरणादायक कविता है, सरल और जनभाषा का प्रयोग किया गया है, भावनात्मक प्रतीक और उपमाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे कि कविता और भी प्रभावशाली बन जाती है। आपका अगला प्रश्न है, देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। अपनी कविता बनाइए। तो हम बनाते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। कविता हमने बनाई जैसे, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो अपने देश से प्रेम न करे उसका जीवन सार नहीं। मिट्टी अपनी प्यारी है, सबको यही संवारती है, देश के लिए जो काम करे वही सच्ची भक्ति है। हम सब मिलकर वचन करें, देश का नाम बढ़ाएंगे, सच्चाई और मेहनत से भारत को आगे लाएंगे। तो आप कोई भी कविता बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। जैसे स्वदेश से जो शब्द बने हैं उनको आपको लिखना है, जैसे मातृभूमि, स्वराष्ट्र, जन्मभूमि, मुल्क, अपना देश, सरजमी, भारत भूमि, भारतवर्ष, वतन, जन्मभूमि। तो स्वदेश मतलब अपना देश। इससे मिलते जुलते जो शब्द हैं, जैसे कि मातृभूमि भी, कि वही अपनी जो भूमि होती है, मातृभूमि होती है, उसको भी हम स्वदेश कहते हैं। एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो हमने कौन कौन से शब्द बनाए? मातृभूमि, स्वराष्ट्र, जन्मभूमि, मुल्क, अपना देश, सरजमी, भारत भूमि, भारतवर्ष और वतन। फिर है आपका अगला प्रश्न, ब्राह्म चिन्हों को समझें। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। तो कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा हुआ है, इस तरह का हैश वो लगा हुआ है, तो इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह के जो चिन्ह होते हैं योजक चिन्ह कहलाते हैं। तो योजक चिन्ह जो होते हैं दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करते हैं और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जुड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। जैसे हम कहते हैं जो चल न सका संसार संग, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चल न सका संसार के संग। तो हमने इसमें बीच में ये चिन्ह लगा दिया योजक चिन्ह, तो इसका मतलब हमें अपने आप ही समझ में आ गया। तो आपको जो ये योजक चिन्ह लगा है इसकी जगह आपको का, की, के इस तरह के जो शब्द हैं वो लिखने हैं। जैसे कि जो चल न सका संसार संग, इसमें हम क्या लगाएंगे? जो चल न सका संसार के संग। तो आंसर होगा जैसे कि ये है जो चल न सका संसार संग, तो हम लिखेंगे जो चल न सका संसार के संग। बहती जिसमें रस धार नहीं, बहती जिसमें रस की धार नहीं, रस और धार के बीच में की लगा देंगे। पाया जिसमें दाना पानी, तो पाया जिसमें दाना और पानी। है माता और बंधु, तो है माता पिता, तो माता पिता के बीच में हम लिख देंगे और। है माता और पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, हम हैं जिसके राजा और रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ, जिससे न जाति का उद्धार हुआ।
तो क्या बना, जो चल न सका संसार के संग, बहती जिसमें रस की धार नहीं, पाया जिसमें दाना और पानी, है माता और पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा और रानी, जिससे न जाति का उद्धार हुआ। फिर अगला प्रश्न है, शब्द मित्र है जान एक दिन जाने को, है कालदीप जलता हरदम। तो उपरोक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जैसे बाद में लिखते हैं तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी दिखने लगेगी। जैसे जान एक दिन जाने को है, कालदीप हरदम जलता है, तो ये पद्य ना होकर गद्य लग रहा है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। तो है शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है उसको आपको फिर से लिखना है शब्द का प्रयोग बाद में लगाना है। जैसे है माता पिता बंधु जिसमें, तो हमें इसको गद्य रूप में बनाना है, तो जिसमें माता पिता बंधु हैं, इस तरह से आपको लिखना है। तो अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। जैसे पंक्ति है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो हम यहाँ पर जो है शब्द है उस पर उसका प्रयोग हम पहले करेंगे। तो है मरते ज्ञानी भी जिस पर, और दूसरी लाइन है जिस पर है दुनिया दीवानी, तो हम इसको लिख देंगे है दीवानी दुनिया जिस पर। तो जो गद्य है उसको हम पद्य बना देंगे। तो जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, है का प्रयोग पहले करेंगे, है मरते ज्ञानी जिस पर। फिर जिस पर है दुनिया दीवानी, तो है दीवानी दुनिया जिस पर। तो इस तरह से लिखने से क्या होता है, गद्य और पद्य बन जाते हैं। अगर हम है पहले लगा दिया, है या है पहले लगाया तो वो लयबद्ध हो गया, हमने बाद में लिख दिया तो वो एक गद्य के टाइप में बन जाता है। फिर है अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो शब्द से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में, स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची जो है उसको बढ़ाइए। तो स्वदेश शब्द से मिलते जुलते जो शब्द हैं, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और मित्रों से मिलाकर अपनी सूची आगे बढ़ानी है। तो जो तालिका में दिए गए हैं वो हैं भू, दीप, हृदय, तलवार, दुनिया और पत्थर। तो नीचे जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं तो आपको इसमें से देखना है कि भू का इसमें समानार्थी शब्द क्या है। भू पृथ्वी जो होती है उसका समान अर्थ वाला शब्द क्या है, तो आपको इसमें देख के लिखने हैं। और स्वदेश का जो समानार्थी शब्द है वो अपने मित्रों से पूछकर वो आपको अपने आप करना है। तो भू का हो जाएगा, यहाँ पे दिया है धरा और पृथ्वी। दीप का हो जाएगा दीपक और प्रदीप। हृदय का दिल और जी, मतलब हृदय को हम दिल भी कहते हैं, जी भी कहते हैं। तलवार को कृपाण और असी। दुनिया को हम क्या कहते हैं, संसार और जग। एक तरह से ये पर्यायवाची शब्द भी है। पत्थर का हो जाएगा पाषाण और पहान। पाषाण माने भी पत्थर होता है, पहान माने भी पत्थर होता है। दुनिया का संसार और जग। तलवार को हम कृपाण भी कहते हैं, असी भी कहते हैं। हृदय को दिल और जी। दीप का दीपक और प्रदीप। भू का धरा और पृथ्वी। फिर है आपका अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक स्वदेश। कई बार कभी कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है स्वदेश। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो जो कवि हैं उन्होंने तो इसका जो शीर्षक दिया है स्वदेश। आप क्या इसका शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर होगा, मेरे द्वारा चुना हुआ शीर्षक होगा वह हृदय नहीं है पत्थर है। क्योंकि मैंने इसे चुना क्यों है, क्योंकि ये पंक्ति कविता में बार बार दोहराई गई है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसमें देश प्रेम की अनिवार्यता को बताया गया है।
यह है शीर्षक स्पष्ट, प्रभावी और आकर्षित करने वाला है। तो मैं जो चुनूंगा या चुनूंगी वो होगा वह हृदय नहीं है, पत्थर है। तो ये हम इसलिए चुनेंगे क्योंकि ये पंक्ति कविता में बार बार आई है। देश प्रेम है इस पंक्ति में और काफ़ी ये स्पष्ट है शीर्षक और प्रभावी है, प्रभावशाली है और आकर्षित करने वाला है। फिर है आपका अगला प्रश्न, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो आपको ये चित्र देखने हैं और आपको बताना है कि किसमें स्वदेश प्रेम की भावना झलक रही है और किसमें स्वदेश प्रेम की भावना नहीं है। तो इन चित्रों को देखकर जो आपको लगता है जिसमें स्वदेश प्रेम है, अपने देश से प्रेम दिखाई दे रहा है, उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो पहले चित्र हैं उसमें पहले चित्र में क्या कर रही है, पौधों को पानी दे रही है। तो पौधों को पानी देना अच्छी बात है, ये देश प्रेम की भावना है, तो ये आपका सही होगा। दूसरे में क्या है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ये देश प्रेम नहीं है। फिर तीसरे में आपस में लड़ रहे हैं, ये भी देश प्रेम नहीं है। फिर ये पानी दे रहे हैं, एक विकलांग व्यक्ति है वो नल चला रहा है, पानी ले रहे हैं लोग, तो ये आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये देश प्रेम है। फिर है एक सैनिक है, उसको वो गुलदस्ता दे रहे हैं, या सैनिक जो है वो लड़की को गुलदस्ता दे रहा है, तो ये भी देश प्रेम है। फिर ये सफाई चल रही है, ये भी देश प्रेम है। फिर ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, ये भी देश प्रेम है। फिर अगले चित्र में ये बच्ची जो है वो एक बुजुर्ग महिला को रोड क्रॉस करवा रही है, ये भी देश प्रेम है। फिर कुछ बच्चे हैं जो कि बुजुर्ग जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, ये भी देश प्रेम है। लेकिन बाद का जो चित्र है इसमें एक बच्चा है वो हिस्टोरिकल जो प्लेस होते हैं उन पर चित्र बना रहा है, तो ये गंदी बात है, ये नहीं करना चाहिए, ये देश प्रेम नहीं है। तो सब बच्चे तिरंगे झंडे का सम्मान कर रहे हैं, ये भी देश प्रेम है। फिर ये बैंक है, सब लाइन से खड़े हुए हैं, ये भी अच्छी बात है, देश प्रेम है, सही है। अगले चित्र में लिखा है फूल ना तोड़ें, तो यहाँ पर जो बच्ची है वो फूल पर हाथ रखे है, तोड़ रही है, वो आप देख लेना, जो भी आपकी मैडम बताती हैं। तो शायद हाथ ही रखी हुई है, तोड़ नहीं रही है, तो ये भी अच्छी बात है, तो वो भी क्या है, देश प्रेम है। फिर अगले चित्र में पंखा चल रहा है, कोई भी बैठा नहीं है, एसी भी चल रहा है, मतलब बिजली की जो है वो बर्बादी हो रही है, तो ये देश प्रेम नहीं है। अगले चित्र में आपस में लड़ रहे हैं पानी के लिए, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी देश प्रेम नहीं है। तो जो हमने लिखा कि ये देश प्रेम है, ये देश प्रेम नहीं है, तो हमें अपना पक्ष रखना है कि हमने ऐसा क्यों कहा। तो बच्ची पौधों को पानी दे रही है, ये पर्यावरण संरक्षण का कार्य है जो देश प्रेम की भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको देश प्रेम कहा, सही निशान लगाया। फिर है ट्रेन में यात्री गंदगी फैला रहे हैं, ये स्वदेश प्रेम नहीं है, अपने देश से प्रेम नहीं है, बल्कि स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन है, इसलिए हमने सही का निशान नहीं लगाया। फिर कुश्ती, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रही है जिसमें दोनों बालकों में नफरत की भावना है, तो ये भी देश प्रेम नहीं है। फिर है बच्चे युवक राहत कार्य में मदद कर रहे हैं, ये बिना स्वार्थ की सेवा है, देश प्रेम की भावना को बताता है, इसलिए हमने सही का निशान लगाया। बच्चा सैनिक को फूल दे रहा है, ये सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाता है जो देश प्रेम का प्रतीक है। फिर बच्चे मिलकर सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान में भाग लेना देश सेवा है। फिर किसान खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देना भी देश प्रेम का रूप है, इसलिए हमने इन सब में सही का निशान लगाया क्योंकि हमें लगता है कि इसमें देश प्रेम की भावना झलक रही है। फिर दूसरे चित्र में जो बच्ची है वो वृद्धा को सड़क पार करा रही है, ये सामाजिक सहयोग है, देश प्रेम की भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इस पर सही का निशान लगाया। फिर बच्चे वृद्धा से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बातचीत करना, उनको समय देना मानवता का प्रतीक है और यही सच्चा देश प्रेम है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। फिर जो बच्चा है, आदमी है, जो भी है, वो स्मारक की दीवार गंदी कर रहा है, स्मारक की दीवार को गंदी कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, देश के प्रति अपमान का भाव है। हम अपनी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए हमने इस पर सही का निशान नहीं लगाया। ये बच्चे तिरंगे के सामने सम्मान से खड़े हैं, ये सीधे देश प्रेम को बताता है। लोग बैंक में अनुशासन से लाइन में खड़े हैं, ये एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है,
तो ये देश प्रेम है। बालिका निर्देश का पालन कर या पर्यावरण संरक्षण देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, तो ये भी देश प्रेम है। फिर अनावश्यक बिजली से चलने वाले उपकरण जो हैं वो चल रहे हैं, बिजली की बर्बादी हो रही है, ये देश प्रेम नहीं है। अपने देश की बिजली अनावश्यक रूप से खर्च की जा रही है। फिर अब पानी भरने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोगों में आपसी प्रेम नहीं है, तो ये देश प्रेम नहीं है। तो जिस पे हमें लगा कि ये देश प्रेम है उस पे हमने सही का निशान लगा दिया, और जिसका लगा हमें ये देश का अपमान है, देश प्रेम नहीं है, उस पे हमने सही का निशान नहीं लगाया। फिर है आपका अगला प्रश्न, हमारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, तो देश की सुरक्षा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की तरह खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप तलवार बंदूक आदि से करते हैं। तो आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। विद्यार्थी का अस्त्र शस्त्र क्या होना चाहिए, क्या होगा? अध्यापक का, कृषक का, चिकित्सक का, वैज्ञानिक का, श्रमिक का, पत्रकार का। जैसे कि सैनिक होता है उसका अस्त्र शस्त्र तोप तलवार बंदूक होती है, तो विद्यार्थी का क्या होगा? अध्यापक का, कृषक का, चिकित्सक, वैज्ञानिक, श्रमिक, पत्रकार, इनके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? तो आंसर होगा विद्यार्थी का होगा अस्त्र शस्त्र क्या होगा? ज्ञान और विद्या। अध्यापक का प्रेरणा और शिक्षण कला। कृषक का होगा हल और परिश्रम। चिकित्सक का होगा दवा, चिकित्सकीय ज्ञान और उपकरण, उनको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए अपनी चिकित्सा का, दवा और उपकरण। तो वैज्ञानिक का होगा शोध, प्रयोगशाला, आविष्कार। श्रमिक का होगा मेहनत और समर्पण। पत्रकार का क्या होगा? अस्त्र लेखनी, उनकी जो कलम है वो, और समाचार की खोज। तो इस तरह से इनके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? विद्यार्थी का ज्ञान विद्या, अध्यापक का प्रेरणा देनी चाहिए अध्यापक को, शिक्षण कला उनकी अच्छी होनी चाहिए, और कृषक का होगा हल परिश्रम, और चिकित्सक का दवा, चिकित्सकीय ज्ञान होना चाहिए उन्हें, और उपकरण वैज्ञानिक का शोध प्रयोगशाला और आविष्कार, श्रमिक का मेहनत समर्पण, पत्रकार का लेखनी समाचार की खोज। इसके बाद का जो प्रश्न है वो अपने आप कर लेना आप। इसमें आपको देश प्रेम से संबंधित जो गीत हैं अपनी अपनी भाषा में लिखने हैं। हम इससे आगे का जो प्रश्न है वो करवा देते हैं। तो तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा। तो तिरंगा झंडा आपके किन कार्यों से उदास हुआ होगा, किन कार्यों से उसको प्रसन्नता हुई होगी, तो ये आपको बताना है। तो तिरंगा झंडा प्रसन्न हुआ जब मैंने, तिरंगा झंडा प्रसन्न कब हुआ? सुबह विद्यालय की प्रार्थना में पूरे मन से मैंने हिस्सा लिया, तो तिरंगा झंडा खुश हुआ होगा। कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई की और शिक्षक से ढंग से व्यवहार किया, तो तिरंगा झंडा खुश हुआ होगा। कूड़ेदान में ही कचरा डाला और स्कूल परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दिया, ये देखकर जो तिरंगा झंडा है वो खुश हुआ होगा। राष्ट्रगान गाते समय सावधानी पूर्वक खड़े होकर मैंने राष्ट्रगान गाया, तो इससे क्या हुआ? जो तिरंगा झंडा है वो खुश हुआ होगा। फिर है तिरंगा झंडा उदास हुआ जब मैंने, एक कल्पना की गई है कि भाई तिरंगा झंडा है वो भी खुश या उदास होता है। तो दोपहर के भोजन के बाद चॉकलेट का जो रैपर था मैंने ज़मीन पर फेंक दिया, तो तिरंगे झंडे को लगा हुआ देखो कैसे देश को गंदा कर रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगा होगा, वो उदास हो गया होगा। और क्लास में मैंने एक सहपाठी था उसका मजाक बनाया, तो तिरंगा झंडा ये देखकर भी दुखी हुआ होगा कि अपने देश के ही लोग एक दूसरे का कैसे मजाक बनाते हैं। मोबाइल में समय व्यर्थ किया जब मुझे गृह कार्य करना चाहिए था, जब मुझे होमवर्क करना चाहिए था तो मैं मोबाइल देख रहा था, तो तिरंगा झंडा जो था वो उदास हुआ होगा ये देखकर कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, देश का जो भविष्य है वो किस तरह से अपना समय बर्बाद करता है। घर लौटते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, तो तिरंगा झंडा दुखी हुआ होगा कि हमारे देश के लोग कैसे हैं जो ट्रैफिक नियमों को भी नहीं मानते। फिर अंग्रेजी में बात करने की कोशिश में अपनी मातृभूमि का तिरस्कार किया, तो तिरंगा झंडा उदास हो गया होगा कि हम अंग्रेज बने फिरते हैं जबकि अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, अपनी जो मातृभाषा है उसको हम
नहीं अपनाते, उसको हम नहीं बोलते, उसको बोलने में हमें शर्म आती है, तो तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ये लगे कि हाँ तिरंगा झंडा इससे खुश हुआ होगा, तिरंगा झंडा इससे उदास हुआ होगा। तो ये कल्पना की गई है कि तिरंगा झंडा भी खुश या उदास होता है। फिर है अगला प्रश्न, पता नहीं कितने सारे प्रश्न दे रखे हैं। अगला है, झरोखे से आपके देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़िए। आपने देश प्रेम से संबंधित आपकी जो कविता थी स्वदेश, वो पढ़िए। अब आप स्वदेशी कपड़े, खादी से संबंधित सोहन लाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। तो ये कविता जो है खादी गीत, वो लिखी गई है सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा। तो इसमें कहा गया है कि आपने स्वदेश कविता तो पढ़ ली, देश प्रेम से संबंधित थी, अब खादी गीत है जिसमें खादी वस्त्र पहनने के लिए कहा गया है, ये कविता भी पढ़िए। खाली पढ़नी है आपको। तो खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नवजीवन की नई ज्योत अंत स्थल में जग जाती है। तो ये खाली जो खादी के ऊपर कविता है वो आपको पढ़नी है। इसमें यही बताया गया है कि हमें खादी वस्त्र पहनने चाहिए, खादी का सम्मान करना चाहिए, जो विदेशी वस्त्र हैं उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि हम विदेशी जो वस्त्र हैं वो पहनते हैं, उसकी जो हम पैसे देते हैं वो विदेशों में जाते हैं। ये खादी जो है वो हमारे देश की है, तो हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही रहना चाहिए। फिर कहा गया है कि आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपर्युक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। तो ये खादी गीत जो कविता है आपको इंटरनेट या पुस्तकालय कहीं पर मिल जाएगी। तो पूरी कविता आपको लिखकर पढ़नी है, देखनी है क्या है पूरी कविता। तो कविता आप देख लेना, जहाँ भी मिलेगी आप पूरी कविता लिखनी है। हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो देश प्रेम की भावना स्वदेश कविता में, देश प्रेम की भावना स्वदेश कविता में किस में कहाँ आई है। देश को माँ, मिट्टी, जननी, गौरव के रूप में देखा गया है। कवि ने कहा है कि जिसके दिल में स्वदेश का प्यार नहीं है वह हृदय नहीं है, पत्थर है। स्वदेश प्रेम को साहस, त्याग और कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कविता में यह संदेश है कि देश के लिए मर मिटना ही सच्चा जीवन है। और है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। तो इसमें भी क्या है, कविता में ये संदेश है कि देश के लिए मर मिटना ही सच्चा जीवन है। तो ये लाइन कही गई है यहाँ पे, है कालदीप जलता हरदम। जो पतंगा होता है वो भी क्या करता है, जल जाता है। इसी तरह जो देश के सैनिक हैं, हम लोग हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। अब देश प्रेम की भावना जो खादी कविता में है वो किस में आई है, तो खादी वस्त्र को राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि खादी जो है पहले ज़माने में क्या होता था, सूत काटते थे, उसी से हम वस्त्र बनाते थे और पहनते थे। तो ये हमारे देश के बने हुए वस्त्र होते थे। तो यह कविता बताती है खादी सिर्फ वस्त्र नहीं है, त्याग, आत्मनिर्भरता, सादगी और संघर्ष का प्रतीक है। खादी में दलितों, गरीबों और वंचितों की आशा, पीड़ा और करुणा समाई हुई है। तो खादी में कितनी ही नंगे जो भिखमंगे हैं उनकी आस छिपी हुई है। तो कविता बताती है खादी अहिंसा और आत्मबल का अस्त्र, ना कि तलवार या खड़ग। खादी है तीर कमान नहीं, खादी है खड़ग कृपाण नहीं। तो ये कविता हमें बताती है, इस लाइन से हमें पता चलता है कि खादी जो है वो अहिंसा और आत्मबल का अस्त्र है, ना कि तलवार या खड़ग है। तलवार या खड़ग जो कह सकते हैं, तलवार नहीं है। तो खादी है तीर कमान नहीं, खादी है खड़ग कृपाण नहीं। तो यही बताया गया है खादी कविता में कि हमें खादी के वस्त्र पहनना चाहिए। इसी से हमारे देश प्रेम की भावना झलकती है। अपने देश में बने हुए जो वस्त्र हैं वो पहनने से क्या होगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, विदेशों में नहीं जाएगा। और स्वदेश कविता में यही कहा गया है, जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है वो हृदय नहीं, पत्थर के समान है। तो अभी यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर हुए ख़त्म। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपकी बुक में, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल
आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।